वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही थी। चलिए लगाते हैं टेस्ट नंबर 266। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में जनगणना के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है और भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी और 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना हुई थी। बताइए कोई इनकरेक्ट हो तो इसमें, या करेक्ट हो तो सारे के सारे। तो बिल्कुल करेक्ट है पहला, एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है और भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में और 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना हुई है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना कहलाती है जनगणना और भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना हुई। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष जनगणना होती आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत के पड़ोसी देशों में केवल बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत से अधिक है और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 है, 384 है? 382 ही है, करेक्ट है। सेकंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड है। और केवल बांग्लादेश का जनघनत्व जो है भारत से अधिक है, ये भी सही है। तो सारे के सारे एक बार फिर से करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो भारत के पड़ोसी देशों में केवल बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व कितना, 1106, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये तो सभी को पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? इन चार में से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन दर्शाता है? प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम दर्शाती है। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं और भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। कौन सा करेक्ट है? क्या ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि भारत में हमेशा जन्म दर ही मृत्यु दर से अधिक रही है, कभी मृत्यु दर जन्म दर से अधिक नहीं रही? 1921 में भी नहीं रही क्या? उसको कहा जाता है ना जन्म विभाजन का काल। करेक्ट है, कभी नहीं रही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं और भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। यही जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? कब किया था? 1985, 1952, 1962 या 1975? ये किया था 1952 में, जब लोकसभा और राज्यसभा के आम चुनाव हुए थे स्वतंत्रता के बाद। तो देखिए, परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने व्यापक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई और इस नीति के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में पहला तो करेक्ट है, सन 2000 में लागू की गई, लेकिन 15 वर्ष तो नहीं है ना, ये 14 वर्ष से कम है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, तो यहाँ पर जो हो जाएगा पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 14 होना चाहिए, 14, 14 वर्ष से कम, तो केवल यहाँ पर एक ही सही है। तो देखिए, पहला कथन सत्य है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में लागू की गई जो कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम था। दूसरा कथन असत्य है क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति केवल उसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने और शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए
प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के नीति नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो 14 से कम है, ये 15 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो लिंग अनुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लेते हैं और आते जाते स्टूडेंट को गलत हो जाता है कभी कभी। तो कितना, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। वैसे प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में, प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, वो थोड़ा और कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है और यह किसी समय में समाज के पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता के सीमा मापने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो उसका उत्तर है केरल और सबसे कम किसका है, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में अवस्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी आसान भी, क्योंकि बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया का मैप सभी को बनाना आता होगा। तो देखिए ये इंडिया, यहाँ जो श्रीलंका इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। तो जो इंडिया की ये वाली लंबाई है ना, ये अधिक है इन कंपेरिजन टू दिस, इससे ये कम है थोड़ी, ये 2933 समथिंग है और ये 3200 समथिंग है किलोमीटर में। तो पहला वाला जो है वो करेक्ट है और दूसरा वाला भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वो थार करेक्ट है। देखिए यहाँ पर भारत देश की जो उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी है वो है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो ये वाली लंबी हो गई ना। अब देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक यमोत्तर माना है उसको, जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अच्छा, पहला प्रश्न था इसका, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, तो वो संशोधित उत्तर ये है मिर्ज़ापुर। आप मारिएगा आंसर में, अगर ऑप्शन में मिर्ज़ापुर ही देगा वैसे तो, अगर नहीं देता तो नैनी सही है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं। मान लीजिए ये जो एरिया है ना, समुद्र से घिरा, ऊपर का स्थल से घिरा है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि कौन से भारतीय राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं। अब समुद्री सीमा तो नीचे ही मिलेगी ना, तो सोच लीजिए गुजरात है यहाँ पर, अभी ऑप्शन में गुजरात है, पाकिस्तान से भी लगा है, नीचे अरेबियन सी से लगा है, तो करेक्ट हो जाएगा ये। त्रिपुरा गलत हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा क्योंकि बांग्लादेश से लगा है और नीचे उससे लगा है, क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी से। राजस्थान तो होगा नहीं, यहीं तक है वो सीमित, नीचे से गुजरात कवर कर लेता है ना, सटने नहीं देता, तो ये भी नहीं होगा। एक को तो वैसे ही एक एलिमिनेट करके तो सारे कट जाते हैं ना यहाँ पर, देखते हैं काट के कटते क्या, हाँ बिल्कुल कट जाते हैं, तो 2 और 4 हो जाता है यहाँ पर, डी हो जाता है इसका आंसर। तो देखिए भारत के राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं वो हैं गुजरात और पश्चिम बंगाल। अब है क्वेश्चन नंबर 11, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित करना है आपको। तो देखिए 3 में फैला है ये तो पता है, आंध्र प्रदेश में फैला है, ये मैप बनाते हैं ना, ये आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में और केरल में है। यहाँ पुदुचेरी अलग अलग, कुछ पार्ट यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। लेकिन क्या आंध्र प्रदेश के यनम में, और क्या कराईकल तमिलनाडु में, क्या माहे केरल में, ये करेक्ट है क्या तीनों? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। आंध्र प्रदेश में यनम में, तमिलनाडु में कराईकल में और केरल में माहे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्यतः 4 बिना जुड़े हुए ज़िलों से मिलकर बना है। ये ज़िले हैं पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। यनम आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, कराईकल तमिलनाडु में स्थित है और माहे अरब सागर केरल में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% है और भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंश पर्वत अवस्थित है। देखिए बलित पर्वत है ना इधर, तो भ्रंश कहाँ से आ जाएगा, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। पहला भी गलत है, ये तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना कि 2.4% अगर पूछ लिया जाए तो दोनों के दोनों गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं कि ऐसे प्रश्न जो है थोड़ा टफ लेवल है। देखिए टफ तो है, यूपीएससी टफ कर लेगी। आप इन प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में समझ लीजिए। यूपीएससी अपने आप टफ बना देगी इसी एक्सप्लेनेशन से। अगर कोई प्रश्न उसने पूछना है तो हमको तो साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट कराना है ना, सारा कुछ छूटना नहीं चाहिए ना। तो कोई प्रश्न अगर आसान भी आ जाता है तो उसको ये मत कहिए कि ये तो काफ़ी इजी है, इससे टफ आते हैं एग्ज़ाम में। वो यूपीएससी कर लेगी, आप तैयारी करिए केवल। चलिए भाई, तो पहला कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं? सबसे बड़ा रूस, उससे छोटा कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर है चीन, पाँचवें पर ब्राज़ील और छठे पर है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा कथन भी असत्य है, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्व, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वतमाला है, भ्रंश नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है जो है हिमालय। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। भारतीय संघ राज्य के दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और सन 2004 में सुनामी आने के कारण यह जो है वो जलमग्न हो गया। और भारतीय संघ का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो किबिथू है। क्या है? किबिथू। देखिए आपको पता होगा 4 बिंदु है, एक ऊपर, एक हो गया नीचे इंदिरा पॉइंट, एक इधर है गुजरात में, एक है अरुणाचल प्रदेश में। तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला है ना वो है किबिथू, उत्तरी नहीं है। तो ये वाला गलत है, ये सही है, ये सही है, केवल एक और दो सही है, तो ये हो जाएगा इसका। तो देखिए भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी आने के कारण यह जलमग्न हो गया। और भारतीय संघ राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इंदिरा कौल है उत्तरी का, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तथा सबसे पश्चिमी कौन सा है? गुहर मोती, कहीं कहीं इसको गुहार मोती भी लिखा है, जो गुजरात में है। और सबसे पूर्वी है किबिथू, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और दक्षिणी हो गया इंदिरा पॉइंट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? दो स्टेटमेंट है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो 87°25 है। तो बनाते हैं इंडिया का मैप, अर्थ का बनाते हैं ना। देखिए यह है अपनी प्यारी सी अर्थ, बीच से एक रेखा खींची जाती है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। 14 देशों से होकर गुजरती है ये। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो इंडिया अपना यहाँ पर है ना, यहाँ पर। तो इसके नीचे से निकल जाती है भूमध्य रेखा। 23.5° उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा जो है वो गुजरती है इसके बीचों बीच 8 राज्यों से भारत के। तो हाँ करेक्ट है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो 87°25 नहीं है, वो 97°25 है, 97°25। तो केवल एक यहाँ पर सही है अक्षांश। तो देखिए केवल पहला कथन जो है वो सत्य है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि भारत का मुख्य भाग 8°4 उत्तर से 37°6 उत्तरी अक्षांश तथा 68°7 पूरब से 97°25 पूरब देशांतर है, ना कि 87-25। तो इनको तो आप एग्जैक्ट याद रखना है ना, आपको एग्जैक्ट इसको याद रखना है, रट लीजिए कैसे भी, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो चलते फिरते कोई पूछ ले तभी बतानी पड़ेगी, वरना लोग कह देते हैं ना इतना आसान नहीं आता, क्या तैयारी कर रहा है भाई। चलिए 14 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसका जो लिंक है इस टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें, ये ना समझे कि ये काफ़ी आसान है, ऐसे नहीं आते हैं यूपीएससी में। सिलेबस भी आपको कंप्लीट कराना है ना टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ। धन्यवाद।